नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में बात करेंगे बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की। बंगाल के उन उपद्रवियों पर प्रहार करेंगे जो चुनाव नतीजों के बाद उपद्रव मचा रहे हैं। एक तरफ बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। 9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इसके लिए देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ दावों के उलट पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। कोलकाता के न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई, तो बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ता को पीट कर मार डाला गया। कई जगहों पर टीएमसी के दफ्तरों पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। पहले यही आरोप टीएमसी पर लगते थे। अब सत्ता बदलने के बाद टीएमसी के नेता बीजेपी पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव के बाद भय खत्म और भरोसे की वापसी के बीजेपी के नारे पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता तो बदली ही, लेकिन पश्चिम बंगाल की प्रवृत्ति या पश्चिम बंगाल में हिंसा वाला जो इतिहास है वो नहीं बदला। अभी भी लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। टीएमसी के दफ्तरों को टारगेट किया जा रहा है, तो नुकसान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में 2 हत्याएं हुई। कोलकाता के न्यू टाउन में विजय के जुलूस के दौरान जहां बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई, तो वहीं बीरभूम के नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख को पीट कर मार डाला गया। न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा। हत्या के बाद मधु मंडल के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं बीरभूम के नानूर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की हत्या का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। अबीर शेख टीएमसी के नानूर अंचल कमेटी का सदस्य था, और आरोप यह है टीएमसी की तरफ से कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसकी हत्या की है, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या का आरोप टीएमसी पर इस वक्त बीजेपी लगा रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में आमने सामने है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। तस्वीर वही हिंसक झड़पों की है, तस्वीर वही आगजनी की है। चुनाव के वक्त और चुनाव से पहले तो हिंसा को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन मतगणना के बाद जब पश्चिम बंगाल का जनादेश सामने आ चुका है, उसके बाद हिंसा कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित हो रहा है चुनाव आयोग भी, और जो केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है उसका भी कोई ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक प्री पोल हिंसा में किसी की भी मौत की जानकारी नहीं थी, लेकिन पोस्ट पोल हिंसा में 2 लोगों की जान जा चुकी है। एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, तो एक टीएमसी कार्यकर्ता की भी हत्या कर दी गई है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओंकार सरकार कोलकाता से हैं और पवन नारा भी इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से ही जुड़ गए हैं। पवन, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये कितनी बड़ी चुनौती है? बीजेपी ये कहती रही भय से भरोसे तक, और इसका जनादेश उनको मिला, लेकिन बावजूद उसके बंगाल की तस्वीर वो बदल नहीं पा रहे हैं, बंगाल की तकदीर वो बदल नहीं पा रहे हैं। आवाज मिल रही है पवन? चलिए पवन के पास हम लौटेंगे, ओंकार के पास चल लेते हैं। ओंकार, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि बीजेपी जनादेश तो लेकर आ गई, टैगलाइन दी गई भय से भरोसे तक, जनता ने भरोसा किया, लेकिन पोस्ट पोल हिंसा को रोकने में नाकामयाब दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। हालात वही है जस के तस। देखिए, चुनाव से पहले बीजेपी के तरफ से ये नारा लगाया गया था कि भय आउट और भरोसा इन। इसी को हथियार बना के तृणमूल कांग्रेस के तरफ से अब लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जब से चुनाव जीती है उसके बाद से अलग अलग हिस्सों में, राज्य के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी सारा हिंसा देखने को मिला। जैसे कि 2021 साल से देखा गया था कि अलग अलग जगहों पे हिंसा हुई थी, काफ़ी सारे बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, ऐसे ही बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल से जैसे कि देखा गया है कि न्यू टाउन राजारहाट विधानसभा क्षेत्र जो है, इस विधानसभा क्षेत्र के बालूगुड़ी इलाके के शक्ति प्रमुख बीजेपी के मधु मंडल, जिनको पीट कर हत्या कर दी गई,
वो कल जब उसके घर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक काम के लिए पहुंचे थे, उसी जगह पर उन्हें बुलाया भी गया था। ऐसे ही उनका परिवार के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि टेलीफोन करके उनको बुलाया गया था और बुलाने के बाद उनके ऊपर पथराव किया गया और पथराव करने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद स्थानीय अस्पताल में ले जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो इसके बाद परिवार की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता कमल बोल के एक नेता, उन्होंने ये हत्याकांड किया है। ऐसे ही बीजेपी के जो परिवार है उस परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ बीरभूम में देखा जाए, बीरभूम के नानूर इलाके में, इस इलाके में भी आबिर शेख नाम के एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको भी धारदार हथियार से मर्डर कर दिया गया। इस जगह पे आबिर शेख के जो परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि बीजेपी के तरफ से ये पूरा आक्रोश निकाला गया है उनके ऊपर और उनको धारदार हथियार से उनका मर्डर कर दिया गया है। तो इसी बात में एक सवाल तो जरूर पैदा हो रहा है कि जब बिल्कुल ओमकार, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो पिछली बार भी होते थे। आरोप प्रत्यारोप तो बीते कई सालों से पश्चिम बंगाल में हो ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास अगर रक्त रंजित रहता है तो उसके पीछे यही तस्वीरें होती हैं और दावा यही किया गया था कि ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन बावजूद इसके जब से नतीजे आए हैं तभी से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में पवन, सवाल यह है कि जो कंट्रोल, जो सख्ती चुनावों से पहले, चुनावों के दौरान यानी मतदान के दौरान हमने देखी, वो मतगणना होने के बाद कहां गायब हो गई? ये हिंसा क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है? देखिए, हिंसा से ज्यादा ये तोड़फोड़ इतनी ज्यादा हो रही है। इस वक्त मैं न्यू मार्केट इलाके में हूं। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। न्यू मार्केट इलाके में यहाँ ये टीएमसी का दफ्तर था और कल जब यहाँ बीजेपी का जुलूस निकला तो बाकायदा समर्थक एक बुलडोजर लेके आए और इस टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया। आप अगर आगे आएंगे तो ये मार्केट यहां से देखना शुरू कीजिए। जो मार्केट है उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, लेकिन ये एकदम सड़क पर जहां मार्केट की हद है उससे कहीं ज्यादा आगे एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसको बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया। अगर ये गैर कानूनी है तो टूटना चाहिए, लेकिन इसको तोड़ने का अधिकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं मिलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बुलडोजर अगर विधिवत तौर पर सरकार चलाए तो समझ में आता है कानून, लेकिन अगर कार्यकर्ता बुलडोजर चलाएंगे तो बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे। आप जरा अंदर आइए। ये है, आपको ऊपर बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे होंगे, टीएमसी का झंडा, बैज सब लगा हुआ है, पीछे जय बांग्ला के नारे हैं। अब जरा लोगों से पूछ लेते हैं। पहले यहाँ पे टीएमसी के ऑफिस में बीजेपी का झंडा लगाया गया, बाद में तोड़ दिया गया। दादा, कल क्या हुआ था? कल मैं नहीं था इधर। मैं नहीं था, नहीं देखा? हम इधर नहीं देखे टूटते हुए। दादा क्या हुआ? हम इधरपुर का दादा, हम तो काम करने आया है। काम करने आया है। सर, क्या देखा कल आपने? कल क्या देखा था यहाँ? कल नहीं देखा था। क्या देखा था सर? भैया ये कुछ दिखाई नहीं दिया। रात के अंधेरे में क्या दिखाई देगा? अंधेरे में क्या दिखा गया? नहीं दिया कुछ नहीं। लेकिन ये क्या था? क्यों तोड़ा गया? ये तो नहीं पता भैया। क्या था ये ऑफिस ही था। किस चीज का ऑफिस था? टीएमसी का था। टीएमसी का ऑफिस था। तो अभी कैमरे पे भले ही लोग ना बोल रहे हों, लेकिन ये न्यू मार्केट इलाके में बाजार के बीचों बीच टीएमसी का दफ्तर था जिसे तोड़ दिया गया है। और अब जब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो उत्साहित समर्थकों को यहां रोकने की जरूरत है, क्योंकि तुमने किया तो हमने किया वाला सिलसिला बंगाल में पिछले 50 साल से चल रहा है। ये रिले रेस की तरह हो गया है। पिछली बार तुमने किया था, अब की बार हम करेंगे, और जो इस रिले रेस को तोड़ेगा वो असली बंगाल का परिवर्तन होगा। बिल्कुल पवन, आपने ठीक कहा। जब प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा था तो यही कहा था कि बंगाल में बदला नहीं बल्कि बदलाव होगा। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में तस्वीर बदलती हुई नहीं दिख रही है। सूरत हाल वैसे ही है, वैसी हिंसा देखने को मिल रही है, एक दूसरे के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता अगर उत्साहित हैं तो अपने उत्साह में जश्न मनाने का अधिकार उनके पास है, लेकिन इस जश्न में किसी दूसरी पार्टी के दफ्तर को तोड़ना, बुलडोजर लेकर पहुंच जाना, ये अधिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहां से मिला? अब ये सवाल है और इस पर क्या कार्रवाई बीजेपी करेगी, क्योंकि श्रमिक भट्टाचार्य तो ये कह चुके हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता अगर कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। बंगाल में चुनाव के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। राज्य में चुनाव के बाद हिंसा का पुराना इतिहास है
और इसी को देखते हुए सुरक्षा बलों को सतर्क रखा गया है। इसके बावजूद भी हिंसा हो रही है। कोलकाता के न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई तो वहीं कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में हॉक मार्केट में बुलडोजर चलने की तस्वीर आई। यहां पर टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया। टीएमसी का दफ्तर गिराने का आरोप बीजेपी पर लगा है। बीजेपी की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि कहा जा रहा है कि टीएमसी के ऑफिस जो है वो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। अगर ये बात सच भी है तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह अधिकार है कि वो बुलडोजर लेकर पहुंचे और टीएमसी का दफ्तर गिरा दें? पश्चिम बंगाल में प्रशासन को यह अधिकार है। अभी जब नई सरकार का गठन होना बाकी है तो चुनाव आयोग के हाथ में पश्चिम बंगाल की बागडोर है, अधिकारियों के हाथ में पश्चिम बंगाल की बागडोर है। अब ऐसे में अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता खुद सरकार बन के फैसला लेने लगेंगे तो सवाल खड़े हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में बदलाव और परिवर्तन की बात कही जा रही थी, भय से भरोसे की बात की जा रही थी, लेकिन जैसे ही जनादेश पश्चिम बंगाल का आया, पश्चिम बंगाल अपने पुराने ढर्रे पर लौट गया है। वही जो बदले की राजनीति है वो देखने को मिल रही है। टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों में हिंसक झड़पें हो रही हैं। एक दूसरे के दफ्तरों को टारगेट किया जा रहा है, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। और इस पोस्ट पोल हिंसा में अभी तक 2 लोगों की जान चली गई है। एक बीजेपी के कार्यकर्ता और एक टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। साउथ 24 परगना में भी हिंसा हुई है। यहां पर भी भीड़ ने टीएमसी नेता जहांगीर खान के दफ्तर को निशाना बनाया। जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। जहांगीर खान बजबज विधानसभा में टीएमसी का ऑब्जर्वर है। साउथ 24 परगना में ही जहांगीर खान और चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के बीच जमकर टकराव हुआ था। भीड़ ने जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया तो इलाके में तनाव को देखते हुए सेंट्रल फोर्स और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। लेकिन हालात संभले नहीं संभल रहे। आप देखिए, बीजेपी के झंडे भी नजर आ रहे होंगे, टीएमसी के झंडे भी नजर आ रहे होंगे। कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन किसके खिलाफ यहाँ हल्ला बोल रहा है, लेकिन फिलहाल टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही है, ये तो स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। साउथ 24 परगना के महेश तला में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। टीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप बीजेपी के समर्थकों पर लगाया गया है। टीएमसी के दफ्तरों पर जहां जहां हमला हो रहा है या टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर जहां जहां हमला हो रहा है, टीएमसी एक सुर में ये बता रही है कि ये बीजेपी कर रही है और टीएमसी को मौका मिल गया है ये बताने के लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जो भय से भरोसे की बात करती थी वो भय पैदा करने की कोशिश कर रही है। आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं कि जानबूझकर टारगेट करके चुन चुनकर टीएमसी को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी अपने आप को इस हिंसा से अलग कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि टीएमसी खुद अपने आप पर हमला करवा रही है ताकि बीजेपी को बदनाम किया जा सके। कोलकाता से सटे हावड़ा के जगत बल्लभपुर में टीएमसी कार्यालय में आगजनी की गई है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया। तस्वीरों में टीएमसी का दफ्तर धू-धू कर जलता नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के हावड़ा की ये तस्वीर है। जो फूल का निशान है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीएमसी का दफ्तर है। कल्याण बनर्जी ने बाकायदा इस वीडियो को पोस्ट करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसे ही आगजनी की खबर मिलती है, फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी हिंसा की इस आग को आखिरकार पश्चिम बंगाल में कौन बुझाएगा। बंगाल में सियासी हिंसा आसनसोल तक देखने को मिल रही है। आसनसोल नॉर्थ में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। कुछ अज्ञात लोगों ने टीएमसी कार्यालय में घुसकर पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। बीजेपी ने पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि इस घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। অত্যুৎসাহী মানুষের মধ্যে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকে বিভিন্ন জায়গায় যাদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো যোগাযোগ নেই, বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে এইরকম পার্টি অফিস ভাঙচুর, পার্টি অফিস দখল, এইসব জিনিস করছে। তারা আমাদের কেউ না এবং তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা অংশ জড়িত রয়েছে। তারা কোনোদিন তারা বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে পার্টি করেনি, তারা কোনোদিন বিজেপি করেনি। আজ হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে আবির মেখে বিভিন্ন পার্টি অফিসে গিয়ে পার্টি অফিস দখল করছে। এই জিনিস আমরা মেনে নিচ্ছি না, এই জিনিসের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করেছি। तो बीजेपी बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है जिन्होंने हमला किया है। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं।
पवन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जहां पर टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, और ओंकार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, बीजेपी की बात सुने तो बीजेपी कह रही है हमारे कार्यकर्ता नहीं, टीएमसी की बात सुने तो टीएमसी कह रही है हमारे कार्यकर्ता नहीं, लेकिन हिंसा तो हो रही है ना, ये बवाल तो हो रहा है ना, तो आखिर है कौन जो पश्चिम बंगाल में बवाल कर रहा है? देखिए, हम कई बार क्या कहते हैं कि बीजेपी ने कहा, टीएमसी ने कहा। हकीकत यह है कि हमने इस हिंसा को लगातार पिछले 10 साल में यहां देखा है। फिलहाल पोस्ट पोल वायलेंस उस स्तर का नहीं है जो 2021 में हुआ, लेकिन इस बात से बीजेपी इनकार नहीं कर सकते कि जो लोग यहां बुलडोजर लेकर आए थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। जहां बाकी हिंसा हुई है, जहां बीजेपी के दफ्तर थे 2021 में, जब बीजेपी की हार हुई तो उनको तोड़कर टीएमसी ने कब्जा किया था। तो ये कड़ी दर कड़ी चलता आ रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से टीएमसी के दफ्तर पर हमला किया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं की तरफ से इनकार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जल्द से जल्द सरकार बने ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर आ सके। फिलहाल ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, केयर टेकिंग गवर्नमेंट चला रही है। इलेक्शन कमीशन का अभी तक, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, जिम्मेदारी है, और जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये बात तय है कि अभी फिलहाल जो तोड़फोड़ देख रहे हैं साफ उसके है। पीछे पश्चिम आपको बंगाल में इस राजनीतिक वक्त कार्यकर्ता नजर पवन आएंगे। की सेंट्रल फोर्सेज जिनकी एक्शन तैनाती लेने की जरूरत है। पोस्टपोल करने की बात कही गई थी, वो सेंट्रल फोर्सेज हैं कहाँ? बात ये भी है कि डिनाइल मोड में रहने से राजनीतिक दलों का फायदा क्या होगा? इससे पश्चिम बंगाल को ही नुकसान होगा, बजाय इसके कि एक्सेप्ट करके अपने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करें। डिनाइल मोड से बचने की ये तस्वीर बेहद दुखद है, जिसका खामियाजा पश्चिम बंगाल के लोगों को भुगतना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बंगाल के बाद आइए बात बिहार की भी कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में भी इस वक्त जबरदस्त हलचल है। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सम्राट मंत्रिमंडल में निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हो सकती है। निशांत कुमार कल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज इस सिलसिले में जेडीयू के सीनियर लीडर्स लल्लन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि कल पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम तक ही पटना पहुंच जाएंगे। जेडीयू कोटे से सभी पुराने मंत्री रिपीट होंगे, साथ ही 5 नए चेहरों को भी टीम सम्राट में मौका दिया जा सकता है, और ऐसे में सबसे चौंकाने वाला नाम निशांत कुमार है। हालांकि नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तभी से निशांत कुमार के नाम की चर्चा जेडीयू के नेताओं की तरफ से की जा रही थी। यह प्रस्ताव भी बाकायदा निशांत कुमार के सामने रखा गया था, लेकिन निशांत ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था और वो एक यात्रा पर निकल पड़े थे। अब देखना यह होगा कि जब दोबारा से इसकी सुगबुगाहट तेज हुई है तो क्या निशांत कुमार इस ऑफर को मानते हैं और उनके पिता की क्या भूमिका रहती है। नीतीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, यही समझाइए, एक बार तो निशांत इस ऑफर को ठुकरा चुके हैं, दूसरी बार फिर नए सिरे से कोशिश की जा रही है। अब क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको? क्या निशांत की पॉलिटिकल एंट्री होने जा रही है सरकार में? देखिए, इसको लेकर लगातार मंथन अभी जारी है, और इससे पहले भी आपको याद होगा जब राज्यसभा जा रहे थे नीतीश कुमार, उसी समय से बात की चर्चा थी कि डिप्टी सीएम बनेंगे। फिर जब शपथ ग्रहण था सम्राट चौधरी का, उस दौरान भी ये चर्चा हुई। एक बार फिर ये चर्चा शुरू हुई है, और जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उनके साथ नीतीश कुमार की मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, और जहां पर ये मीटिंग हो रही थी वहां पर जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी भी थे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, इसलिए ये बेहतर बता सकते हैं। संजय जी, ये बताइए कि निशांत को लेकर फिर से चर्चा हो रही है, विधायक कह रहे हैं कि वो मंत्री बनना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मंत्री बने, तो क्या अंतिम रूप से क्या तय हुआ है? निशांत मंत्री बन रहे हैं, कल शपथ लेंगे? इसकी हमको अभी जानकारी नहीं हुई है। हम गए थे ज़रूर वहाँ, और हम चैम्बर में नहीं गए। हम आज से नहीं, आप लोग जानते हैं कि हम शुरू से ही एक बार सुबह एक बार शाम को जाते हैं, उसी दरमियान में हमने गए थे नॉर्मल कोर्स में। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि निशांत मंत्री बने, विधायक चाहते हैं? हम क्या, पूरे विधायक चाहते हैं, जदयू के हमारे जितने भी साथी हैं वो चाहते हैं, एनडीए के भी लोग चाहते हैं कि मंत्री बने, और उनमें सारा गुण व्याप्त है। और आप लोग अब देख चुके हैं कि जिस तरह से उनका बयान आता है, जिस तरह से आप लोग बीच में बोलते हैं, चाहे सद्भाव यात्रा में गए वहाँ भी बीच में बोले, मीटिंग हुई बेतिया में वहाँ भी बोले, तो बोलने में सारा गुण व्याप्त है उनको। तो दिक्कत क्या है, क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं, कहाँ परेशानी है? मंत्री पद मिलेगा तो बखूबी निभाएंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। अभी तो यात्रा चल रही है उनकी, अलग अलग जिलों में जाना है उनको, तो क्या यात्रा के पहले मंत्री बनेंगे, यात्रा के बाद भी बन सकते हैं?
मंत्री तो कभी भी बन सकते हैं, उनकी इच्छा हो जाएगी तो। लेकिन इसके पहले आप लोगों को उन्होंने स्पष्ट 2-3 बार कर चुके हैं कि हम पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होंगे, हम अभी सब जगह घूमेंगे, संगठन में काम करेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। लेकिन सब लोग चाहते हैं और अगर तैयार हो जाते हैं, बन जाते हैं तो अति उत्तम होगा, अच्छा होगा। तो अभी की स्थिति क्या है ये बताइए, क्या निशांत तैयार हो गए हैं, मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए? इसकी कोई हमको जानकारी अभी तक नहीं हुई है, तो हम अभी कैसे बता सकते हैं। ये भी संभावना है कि जैसा आप बता रहे हैं कि वो खुद उन्होंने कहा है कि यात्रा पर वो रहेंगे, तो यात्रा के बाद भी संभव है कि मंत्री बने? नहीं बोले कि यात्रा के बाद, बोले कि हम लोगों के बाद रूबरू होंगे, इसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो निर्णय उनको लेना है जी, और उपयुक्त है, सही समय पर सही सोच है, सही समझ है, सारी चीज में गुण व्याप्त है, तो अपना निर्णय जो भी होगा उचित अपना लेंगे। तो जाहिर है मंथन अभी जारी है कह सकते हैं। ये भी बता रहे हैं कि सारे विधायक ये चाहते हैं कि निशांत मंत्री बने, बिल्कुल लेकिन नीतीश, अंतिम इसको फैसला ऐसे क्या समझा होगा, जाहिर है जाए कि नीतीश तय कुमार की करेंगे और निशांत लेगेसी तय को उनके बेटे संभालें, उनके बेटे आगे बढ़ाएं, ये चाहती है जेडीयू, क्योंकि जेडीयू के लिए नीतीश कुमार का नाम बहुत जरूरी है। अगर जेडीयू को इंटैक्ट रहना है या जेडीयू को एक पार्टी के तौर पर रहना है, मजबूत रहना है, तो निशांत कुमार उनको जरूरी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये निशांत कुमार पर है पूरी तरीके से फैसला कि वो एंट्री लेते हैं या नहीं लेते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीतीश। बिहार के बाद अब ये बात तमिलनाडु की भी कर लेते हैं, जहां टीवीके की सरकार बनना तो तय है, लेकिन जबरदस्त सियासी हलचल है। आज टीवीके चीफ विजय सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। विजय दोपहर 3:30 बजे तक लोक भवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इस बीच टीवीके लीडर एन आनंद ने एआईएडीएमके चीफ पलानी स्वामी से मुलाकात की है, जिसके बाद पलानी स्वामी का बयान आया है कि विजय पर निर्भर करता है कि वो स्थिर सरकार चाहते हैं या नहीं। टीवीके विधायकों ने भी एआईएडीएमके को सरकार में शामिल करने का फैसला विजय पर ही छोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस के टीवीके को समर्थन के फैसले से उनके डीएमके के साथ गठबंधन में दरार आ गई है। डीएमके कांग्रेस के टीवीके के साथ जाने पर सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो किसी भी हाल में बीजेपी को सरकार से बाहर रखना चाहती है, जिसके लिए वो टीवीके के साथ जा रही है। तो सबकी अपनी अपनी वजह है। पलानी स्वामी अगर ये कह रहे हैं कि विजय को तय करना है कि एआईएडीएमके का समर्थन उनको चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसके पीछे वजह यह है कि एआईएडीएमके के विधायक पलानी स्वामी पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि टीवीके का समर्थन करें, वरना पार्टी टूट जाएगी। वहीं कांग्रेस की वजह यह है कि कांग्रेस सत्ता में रहना चाहती है, सत्ता में जो पार्टी रहती है संगठन को भी विस्तार करती है। ऐसे में बहाना कांग्रेस ने ढूंढा है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। और डीएमके के सामने जरूर है कि एक तो हार का सामना करना पड़ा, दूसरा अब साथी भी दगा दे रहा है। टी राघवन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राघवन, सही पिक्चर बताइए इस वक्त तमिलनाडु की है क्या, कौन किसके साथ है, कौन अकेला है और किस पर कितना प्रेशर है? देखिए, मैं कांग्रेस ऑफिस में फिलहाल मौजूद हूं प्राची, और यहां पर कुछ देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इतनी देर यहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। राजेश कुमार को विधानसभा में विधायक दल का नेता चुना गया है और कुछ ही मिनटों में जो गिरीश चौड़ंकर हैं, जो प्रभारी हैं, उनके साथ बाकी विधायक यहां पर पहुंचेंगे और टीवीके को अपने समर्थन का ऐलान करेंगे। ये घोषणा जो है पहले से ही हो चुकी है। जहां तक एआईडीएमके की बात है, पहले ये कहा गया था कि कुछ नेता जो है वो एड़ापाड़ी पलनीस्वामी से मिले हैं, लेकिन अभी टीवीके का एक धड़ा इसको कंफर्म करने से बच रहा है। हालांकि ये बात बहुत साफ समझ में आ गई है कि सीवी षणमुगम और एसपी वेलुमणि, ये जो दो सीनियर नेता हैं एआईडीएमके के, वो इस बात को पार्टी नेतृत्व को ये मनाने के लिए राजी हो गए हैं कि वो टीवीके को आउटसाइड सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि आउटसाइड सपोर्ट की चिट्ठी भी जब विजय 3:30 बजे का टाइम जो दिया गया है लोक भवन जाने का, वहां पर जाते वक्त वो आउटसाइड सपोर्ट की चिट्ठी भी एआईडीएमके की अपने साथ लेकर चले जाएं। कांग्रेस की जहां तक बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, डीएमके से नाराजगी मोल लेनी पड़ रही है। डीएमके ने उन्हें गद्दार कहा है। यहां तक कहा है डीएमके के कुछ नेताओं ने कि 2029 में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में जो है वो डीएमके और कांग्रेस के अलायंस के साथ ही कांग्रेस को कुछ एमपीस यहां पर जीत कर आए थे। एक बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से अभी आ रही है कि जो मीटिंग हुई है गिरीश चौड़ंकर और बाकी टीएनसीसी चीफ और 5 एमएलएस की, उसमें ये कहा गया है कि कंडीशनल सपोर्ट जो है वो थलपति विजय की पार्टी टीवीके को दिया जाएगा। कंडीशनल सपोर्ट में जो है बिल्कुल वही सब अपने अपने हितों को देख रहे हैं और इसमें कांग्रेस सबसे अव्वल है, अपने पुराने साथी को छोड़ रही है और बहाना भारतीय जनता पार्टी का बना रही है, निशाना बीजेपी पर साध रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राघवन। मोदी से जितने नेता हारे हैं अब 7 आ गए। 4 मई को बंगाल का नतीजा आया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव, ये सब एक लाइन पर आ गए। एक नया टूल किट शुरू हुआ है।
इस नए टूल किट का नाम है चुनाव चूल। मतलब जो चुनाव नेता हारे हैं वो सीना जोरी भी कर रहे हैं। शुरुआत ममता बनर्जी ने कर दी है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मोदी की अगली लड़ाई अब इसी ज्वाइंट फोर्स से है, जो खुद को कहती तो इंडिया अलायंस है, लेकिन दरअसल ये एक ज्वाइंट मुस्लिम वोट फोर्स है। 2026 में मोदी की प्रचंड जीत से राहुल, प्रियंका, ममता, अखिलेश क्यों इतने भयभीत? क्या नरेंद्र मोदी ने 26 के मई महीने में ही कर ली 2029 की जीत सुनिश्चित? मोदी ने कल बंगाल जीता, आज 2029 के लिए ऑपरेशन मुस्लिम लीग लॉन्च कर दिया। क्या है मोदी का ये ऑपरेशन मुस्लिम लीग? क्या 2029 की लड़ाई अब 80 बनाम 20 की होगी? अगर हां, तो क्या जीत मोदी की ही होगी? आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। मोदी की 2029 वाली लड़ाई मुस्लिम लीग वाली पार्टियों से ही है। इसमें वैसे तो कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, टीएमसी भी है, आरजेडी भी है, आप भी है, लेकिन मुस्लिम लीगी पार्टियों में सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी की कांग्रेस का ही है। 2029 में मोदी अब इसी मुस्लिम लीगी इकोसिस्टम से लड़ेंगे, जो मुस्लिम वोट रटता है, हिंदुओं को जात पात में बांटता है और वोट बटोरता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत 4 मई को आए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में दिखा है। बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती और फर्क का रानीनगर में दोनों ही सीट पर जीतने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार मुस्लिम हैं। असम में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती और जीतने वाले 19 में से कांग्रेस के 18 कैंडिडेट मुसलमान हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती और यहां भी जीतने वाला एक कैंडिडेट मुसलमान है। केरल में कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, 63 में से 8 मुसलमान हैं, जबकि कांग्रेस की पार्टनर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जीते सारे 22 विधायक मुसलमान हैं। यानी असम और केरल में कांग्रेस या कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधनों के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा रहा। इससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी की पार्टी अब सिर्फ मुस्लिम लीगी पार्टी बनकर रह गई है, जिसका जिक्र मोदी खुद कर चुके हैं। कांग्रेस ने जहां सीट हासिल की है वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट है। 19 में से 18 मुस्लिम विधायक उनके जीते हैं। आप कहते भी रहे हैं कि कांग्रेस मियां मुसलमानों की पार्टी बन गई है। इस जीत को आपकी तो जीत हुई है, वो जो 19 विधायक जीते उनमें से एक ही हिंदू है, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या और चीज़ों को लेकर? हमेशा से 2016 से ही कांग्रेस एक प्रकार से बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का पार्टी बन चुके थे, लेकिन वो समय डिलिमिटेशन नहीं था, तो मुसलमान सीट से ही, बांग्लादेशी मुसलमान बहुल सीट से ही शेड्यूल ट्राइब का कुछ हिंदू सहरा जीतते थे। इस बार डिलिमिटेशन का बाद रिजर्वेशन का फॉर्मूला चेंज हुए, रिजर्वेशन हट गया और वो सीटों में बांग्लादेशी मुसलमान जो एक कम्युनिटी है उनसे विधायक जीत के आया। लेकिन असम में कांग्रेस का आइडेंटिटी ही मोर और लेस एक बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान लोगों का एक पार्टी है। ऐसा ही आइडेंटिटी वो लोग 2016 से बना के रखा है। और सेम टू सेम यही पैटर्न ममता बनर्जी के साथ भी दिख रहा है। दीदी को भी इस बार बंगाल में सिर्फ मुसलमानों का ही साथ मिला है।
तृणमूल कांग्रेस ने इस बार बंगाल में 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और 47 में से टीएमसी के 31 कैंडिडेट जीते, यानी दीदी के 65% मुस्लिम कैंडिडेट इस बार चुनाव जीतकर लौटे। और अगर टीएमसी के जीते टोटल कैंडिडेट में से मुस्लिम कैंडिडेट्स का परसेंटेज निकालें तो वो हो जाता है करीब 39%। बंगाल में इस बार 38 से 85% मुस्लिम बहुल वाली 71 सीटें थीं, जहां टीएमसी ने 50 सीटें बटोरी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मुस्लिम ना होते तो दीदी 80 सीट तक भी ना पहुंच पाती। ममता बनर्जी अच्छी तरह से जानती हैं कि मुसलमानों ने उनकी पार्टी की थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली है, क्योंकि हिंदुओं ने तो वोट दिया नहीं। इसलिए अब दीदी का गुस्सा बंगाल की जनता के मैंडेट पर उतर रहा है। दीदी बंगाल के वोटर्स का फैसला कबूल करने को रेडी नहीं है, कह रही हैं चाहे जो हो जाए वो इस्तीफा नहीं देंगी। दीदी को एक सपोर्ट राहुल गांधी से भी मिला है। उन्होंने भी झूठा नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया है कि बंगाल में 100 सीटों की चोरी हुई। अखिलेश ने भी सेम टू सेम वही लाइन पकड़ी है, वही वोट चोरी वाली घिसी पिटी लाइन लिखी है। बंगाल में मिली करारी हार को दीदी पचा नहीं पा रही हैं, इसलिए अब 24 में टूट चुकी इंडिया अलायंस को दोबारा एक्टिवेट करने के हथकंडे अपना रही हैं। राहुल, अखिलेश सब के सब दीदी को ही फोन मिला रहे हैं। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ, क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। हमारे साथ हैं दिलीप दा। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी बहुत कुछ बोलती है, हमेशा बोलती नहीं देंगी, हम सीए पारित होने नहीं देंगे, जीएसटी लागू होने नहीं देंगी, डिमोनेटाइजेशन होने नहीं देंगी, अभी बोला एसआईआर करने नहीं देंगी। रुका कहीं क्या? ये हट है उनकी, बचपना हट है, हर समय ऐसा करती है। पिछले 15-20 साल का देखिए उनकी। तो ये थोड़ी देर के लिए पब्लिसिटी, 3-4 दिन से बोल रही है आप डटे रहिए, डरिए मत, हम लड़ेंगे। नहीं तो कोई एजेंट जाने वाला नहीं था काउंटिंग के लिए, उसको नतीजा मालूम था। आज ये सब कर रही है, कोई फायदा नहीं है। चुपचाप कालीघाट जाना है उनको। पब्लिक मैंडेट दे दिया है, आपको 15 साल समय दिया, आप कुछ नहीं की सिवाय भ्रष्टाचार और हिंसा। आप जबरदस्ती कर रही है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। वो तो सीधे कह रहे हैं कि मोरली हमारी जीत हुई है। इस मोरल जीत को आप कैसे देखेंगे? जब मोरल जीत तो ठीक है ना, हमें मना थोड़ी ना कर रहे हैं। अब कालीघाट में बैठी है ना मोरल जीत लेकर के, जो काउंटिंग में जिसकी जीत है उसको राज करने दीजिए। जनता वही चाह रही है। अब जनता के खिलाफ है, अब संविधान के खिलाफ है, अब अदालत के खिलाफ है, अब देश के खिलाफ हो गए। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रपति, यहाँ के राज्यपाल, अब चुनाव कमीशन को पढ़ाए पाली, इसको मानेंगे नहीं भाई। किसको अब माने ना माने क्या फर्क पड़ता है? नतीजा आ चुकी है, अब जाइए चुपचाप। ये तो एक राज्य में एक मुख्यमंत्री थी और लोगों ने धिक्कार दिया उनको, इतनी बुरी तरह हराया। कम से कम शर्म होता तो उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था, रिजल्ट पूरा होने से पहले। लेकिन देखिए उल्टा गा रही है कि हमको हरा दिया गया, आगे दिया। आप भी जीत के आए थे चुनाव कमीशन जब फ्री फेयर इलेक्शन कराया 2011 में। आज ऐसा क्या हो गया? चुनाव कमीशन आपका विरोध में चले गए क्योंकि आपकी फर्जी वोट हटा दी।
विपक्ष चाहे जो नैरेटिव बिल्ड करे, इस वक्त देश की सियासी पिच पर हकीकत यही है कि हिंदुस्तान में 80% की पॉलिटिक्स सिर्फ एक शख्स कर रहा है और वो है नरेंद्र मोदी। मोदी को 80% हिंदुओं में से जैसे ही 50% या उससे ज्यादा हिंदुओं का एक मुश्त वोट मिलता है, विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक वाला किला ढह जाता है और मोदी सरकार बना लेते हैं। इसे भी आंकड़ों से समझिए। 2026 बंगाल चुनाव में बीजेपी का कुल वोट शेयर 45.84% रहा। हिंदू वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट हुआ और अनुमान के मुताबिक बीजेपी को हिंदू वोट का लगभग 60% से 75% तक हिस्सा जरूर मिला होगा, तभी इतनी प्रचंड जीत हुई। इसी तरह 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को कुल हिंदू वोट का लगभग 55% से 70% हिस्सा मिला। बिहार चुनाव में बीजेपी के फेवर में हिंदू वोट का यह ग्राफ 55% से 65%, महाराष्ट्र में 50% से 60% के बीच रहा। यानी मोदी के जो दुश्मन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पर हिंदुओं का बंटवारा करते थे, महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर, कर्नाटक में कन्नड़ के नाम पर, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के नाम पर, यूपी बिहार जैसे राज्यों में जात पात के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम करते थे, बंगाल में मोदी की चुनावी जीत ने वो सब एक झटके में खत्म कर दिया है। हिंदू अब हिंदू बनकर मोदी के साथ आगे बढ़ने को रेडी हो गया है और अब 2029 में मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 24 में विपक्ष कह रहा था कि मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन 26 के मई महीने में अब विरोधियों को भी पता है कि मोदी को हराया नहीं जा सकता है। विपक्ष के लिए 29 में अभी से ही खतरा है। पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को, जनता के मन में जो टिस था, उसको कहीं न कहीं लगातार विजयश्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। देखिए, हिंदुओं के वोटिंग परसेंटेज में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई। लोग तो लाइन में खड़े होकर ही वोटिंग किए। तो इलेक्शन कमीशन ने भाड़े से लाए थे क्या? बांग्ला ही बोल रहे थे, बाहर से तो नहीं आए होंगे। बांग्ला बोल रहे थे, उन्होंने वोटिंग किया और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग किया। तो इस तरीके से जनता के राय को, जनता के मत को जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से अपमान करती है, उस राजनीतिक पार्टी के भविष्य बहुत अच्छे नहीं होते। उनको मान लेना चाहिए कि जनता ने वोट दिया। हमें 240 मिला लोकसभा में, यहाँ पे 12 मिला, हमने मान लिया हाँ जनता ने हमें वोट नहीं दिया। 12 सीटें मिली, 12 सीटों में वोट दिया, तो मान लेना चाहिए डेमोक्रेसी में। अगर आप जनता के दिए हुए मत का अपमान कर रहे हैं इस तरीके से बात करके, तो वो जनता आगे आने वाले समय में आपको और सबक सिखाएंगी। गंगोत्री से गंगा सागर तक जो सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। अंग बंग कलिंगो हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी का शो देखा है, नरेंद्र, अरविंद केजरीवाल, अब इसको पार्टी ही नहीं है, उसका खुद का ठिकाना नहीं है। अरविंद केजरीवाल, अरे अपने गुरु का साथ जो धोखाधड़ी करता है जनता का साथ, वो तो गए थे उसका दीदी, हम उस दिन बोल दिया था जो दीदी तो आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए उसके चुनाव में, तो भाई तो जाएगा, ये भी दीदी भाई बाद में जाएगा, तो हो गया खेल। राहुल गांधी जी पिछले 15 सालों से यही रोना रो रहे हैं। कोई उनकी सरकार हार हार कर थक चुके हैं। उनको तो खुद ही पता था उन्हें जीतना नहीं है, वो तो विदेश भाग गए थे, उनको पता ही था। ऐसी एक मानसिकता इन लोगों की है कि देश के लोगों पर विश्वास नहीं है। यही कारण है कि देश के लोग वोट भी नहीं डालते। राहुल गांधी जी को पड़चोल करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए, लोगों को समझना सीखें, लोगों के बीच में काम करना सीखें, तब जाके आपको वोट मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को अब आगे कभी कांग्रेस को कहीं वोट मिलने वाली नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान के 4 सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, बिहार जहां 40 लोकसभा सीटें हैं, बंगाल जहां 42 लोकसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र जहां 48 लोकसभा सीटें हैं, चारों राज्यों की सीटों का टोटल हो जाता है 210 लोकसभा सीट। वहां बीजेपी की अपनी सरकार है। इसका एक मतलब यह भी है कि 2029 में 80 बनाम 20 की डायरेक्ट लड़ाई में मोदी को हरा पाना नामुमकिन है।
और अगर मुसलमान वोट कांग्रेस जैसी मुस्लिम लीगी पार्टियों को मिला भी तो भी उनका कमबैक कर पाना आसान नहीं है। लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 80 से 100 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। करीब 30 से 40 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% प्लस से ज्यादा है, यानी हर 5 से 6 सीट में से एक सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। लेकिन बंगाल और असम के नतीजों ने यह मैसेज दिया है कि अगर हिंदू वोट का जबरदस्त कंसोलिडेशन हो जाए, हिंदुओं का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिल जाए, तो मोदी को हरा पाना करीब करीब असंभव है। और ये बात अब विरोधी भी समझने लगे हैं, कहने लगे हैं कि विपक्ष को 29 के लिए अभी से सावधान रहना है। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। टीएमसी खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा, मान के चलिए। उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता बंगाल। विधानसभा चुनाव होने वाले, उसको लेकर हम बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी नहीं, पूरे विपक्ष को एकजुट होने की आवश्यकता है। और ममता जी को एक बार अपनी जिद पर फिर से विचार करना पड़ेगा। और हमको जो 2024 का मैंडेट है कि एक सशक्त विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में काम करे, उस मैंडेट का आदर करना चाहिए। उनके प्रतिद्वंदी पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी नहीं और बहुत ही सतर्क, वो हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बंगाल की जीत नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि बीबीसी की पहली हेडलाइन भी यही है। आप दुनिया के किसी भी अखबार का पन्ना उठा लीजिए, द गार्डियन पर मोदी और बंगाल की जीत, अल जजीरा पर मोदी और बंगाल, न्यूयॉर्क टाइम्स पर मोदी और बंगाल, वॉशिंगटन पोस्ट पर मोदी और बंगाल, यहाँ तक कि पाकिस्तान के डॉन न्यूज पर भी मोदी को बंगाल में मिली ऐतिहासिक जीत का ही जिक्र है। और ये हिंदुस्तान में बैठे मोदी विरोधियों के लिए बहुत बड़ी फिक्र है, क्योंकि बंगाल और असम के बाद अब बीजेपी ने पंजाब नेक्स्ट, तेलंगाना नेक्स्ट, हिमाचल नेक्स्ट पर काम शुरू कर दिया है। मोदी 26 के बाद 2029 तक आने वाले हर चुनाव में उस 80% वोट बैंक को टारगेट करेंगे जो अगर एकजुट रहा, बीजेपी के ही संग चला, तो फिर लाख कोशिश करने के बावजूद मोदी विरोधी खेमे का 20% वाला मुस्लिम वोट बैंक 2029 में नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगा। और इसकी कई सारी और वजहें भी हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल की 293 सीटों में से 142 सीटें ऐसी थीं जहां मुस्लिम आबादी 27% है, लेकिन इस बार इस मुस्लिम वोट बैंक का कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ, एजेयूपी और टीएमसी में बंटवारा हो गया। नतीजा ये हुआ कि 27% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद और हिंदू वोट के कंसोलिडेशन की वजह से बीजेपी को 142 में से 72 सीटें मिल गईं। टीएमसी के खाते में 64, कांग्रेस के खाते में 2, सीपीएम के खाते में 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें चली गईं। असम में परिसीमन के बाद मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें घटकर 22 रह गईं। मुस्लिम वोट पूरी तरह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, एआईयूडीएफ से हटकर कांग्रेस की तरफ चला गया। लेकिन हिंदू वोट का बंटवारा नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि बीजेपी 82 सीटें जीत गई।
35 के करीब % यहाँ मुसलमान है और आप लगातार प्रचार में कहते रहे कि मियाँ मुसलमानों का वोट तो हमें चाहिए ही नहीं। क्या ये असम की ही राजनीति में आप एक रणनीति है बीजेपी की या देश भर में? देखिए, देश भर में 35% मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान नहीं है। देश का मुसलमानों का साथ आपका ट्रीटमेंट और बांग्लादेश से इलीगली आए हुए मुसलमानों का साथ उनका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो इसीलिए असम का जो केस है, अब बंगाल में उसका रेप्लिकेशन मिलेगा और शायद शुभेंदु अधिकारी का स्पीच और मेरा स्पीच में अब बहुत डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन वंस यू क्रॉस बंगाल बाउंड्री सिचुएशन अलग हो जाते हैं। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से 22 सीटों पे सिमट गए मुसलमान और आप लोग जीत गए? मतलब उनका मन में और कितना सीट देना था मुसलमानों का? वो लोग तो खुश है मुसलमान लोग कि हमें 22 सीट मिले। और असम में मान ही नहीं, कह रहे चोरी की है। केरला में क्या हुआ? अगर वो बोलते हैं हम लोग चोरी किया बंगाल और असम में, तो मैं बोलूंगा आप केरला में चोरी किया। ममता बनर्जी कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे, डिसमिस कर देगा सब गवर्नर। ये थोड़े हो सकता है, वो इस्तीफा नहीं देगा। गवर्नर साहब विल मेक ए ऑर्डर कि आई हियर बाय डिसमिस ममता बनर्जी। क्या ये जो राजनीति है हिंदुत्व की अब यूपी तक भी जाएगी और जगहों पर? हालांकि वहां तो पहले से ही है। अखिलेश यादव आ रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने। हिंदुत्व का राजनीति लोग नहीं करता है, लोग भारतीय एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करता है, जो आपको राइट विंग पॉलिटिक्स बोल सकता है। तो ये पॉलिटिक्स देश में था ही, कोई नया चीज किसी ने इन्वेंट नहीं किया है। तो एक असर्टिव नेशनलिज्म कि आप खोल के बोलो मैं भारत का हूं, मैं खोल के बोलो मैं हिंदू हूं, तो दैट पॉलिटिक्स वाज देयर। बट अभी ये पॉलिटिक्स और ज्यादा इनरोड किया है। लोगों का मन में आया है कि वी हैव टू असर्ट आवर आइडेंटिटी, अदरवाइज हम लोग खत्म हो जाऊंगा। जो लोग तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, ये लोगों का बहुत लंबा लाइफ नहीं होगा, कि इसलिए भारत का हिंदू जाग उठा है। उनको मालूम है कि तुष्टीकरण का राजनीति हमें खत्म कर देगा। समानता का राजनीति करो, सबका साथ सबका विकास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति हिंदू अभी देश में होने नहीं देगा। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, जो तुष्टीकरण का राजनीति का जो एक दौर चला था, ये अभी समाप्त हो चुका है। वो लोग भी तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, उनका समय अभी समाप्त हो चुका है। गौरव गोगोई हो, ममता बनर्जी हो, उनका कॉमन क्या है कि दोनों तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। और मेरा लगता है कि पीपल ऑफ इंडिया ये अभी तुष्टीकरण का राजनीति को मानने वाला स्थिति में नहीं है। यानी सैफ्रॉन की सुनामी में असम भी भगवा हो गया और बंगाल भी बीजेपी का हो गया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि बंगाल में बीजेपी की जीत एक ऐसा भूकंप है जिसके झटके 2029 तक महसूस किए जाते रहेंगे, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ही हिंदू वोटर्स का नया मूड है, जो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के साथ नहीं है, हिंदू हित की बात करने वालों के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। 2029 में भी मोदी को ही लाना चाहता है, बीजेपी की भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है। मई 2014 में बीजेपी प्लस 7 राज्यों में थी, कांग्रेस प्लस 14 राज्यों में थी, अन्य की सरकारें 7 राज्यों में थी। उस समय एनडीए के पास यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य नहीं थे, पूर्वोत्तर में भी पकड़ बहुत कम थी। मई 2018 में बीजेपी प्लस 20 राज्यों में आ गई, कांग्रेस 4 राज्यों में सिमट गई, अन्य 7 राज्यों में रह गए। यानी इस पीरियड में बीजेपी का विस्तार तेजी से हुआ, यूपी, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सरकार बनी।